हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, डेफिनेशंस एंड नॉर्मल वैल्यूज। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को डिफाइन किया जाता है एज द लैटरल प्रेशर जो ब्लड कॉलम आर्टरीज की वॉल पर एक्सर्ट करता है। ये प्रेशर तब एक्सर्ट होता है जब ब्लड आर्टरीज से फ्लो करता है। जनरली ब्लड प्रेशर टर्म का मतलब आर्टीरियल ब्लड प्रेशर ही होता है। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को 4 डिफरेंट टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। 1 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 2 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 3 पल्स प्रेशर, 4 मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर को डिफाइन किया जाता है एज द मैक्सिमम प्रेशर जो हार्ट के सिस्टोल के दौरान आर्टरीज में एक्सर्ट होता है। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg, रेंज 110 mmHg टू 140 mmHg। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर को डिफाइन किया जाता है एज द मिनिमम प्रेशर जो हार्ट के डायस्टोल के दौरान आर्टरीज में एक्सर्ट होता है। नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg, रेंज 60 mmHg टू 80 mmHg। पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का डिफरेंस होता है। नॉर्मल पल्स प्रेशर 40 mmHg, 120 - 80 = 40। मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर आर्टरीज में रहने वाला एवरेज प्रेशर है। ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर्स का अरिथमेटिक मीन नहीं होता। ये डायस्टोलिक प्रेशर प्लस पल्स प्रेशर का 1/3 होता है। मीन प्रेशर डिटरमिन करने के लिए डायस्टोलिक प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर से ज्यादा कंसिडर किया जाता है। इसका रीजन ये है कि कार्डियक साइकिल का डायस्टोलिक पीरियड 0.53 सेकंड, सिस्टोलिक पीरियड 0.27 सेकंड से लंबा होता है। नॉर्मल मीन आर्टीरियल प्रेशर 93 mmHg, 80 + 13 = 93। फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इक्वल टू डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। एग्जाम्पल 80 + 40/3 = 93.3 mmHg। नीचे दी गई लाइंस आपके टेक्स्ट का लाइन बाय लाइन इंग्लिश कन्वर्जन है जिसमें टेक्निकल टर्म्स को एज इट इज रखा गया है। वेरिएशंस। ब्लड प्रेशर फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशंस में बदलता रहता है। सिस्टोलिक प्रेशर बहुत आसानी से और तेजी से बदल जाता है और इसकी वेरिएशन का रेंज काफी बड़ा यानी कि वाइडर होता है। डायस्टोलिक प्रेशर इतनी आसानी और तेजी से नहीं बदलता और इसकी वेरिएशन का रेंज छोटा यानी कि नैरो होता है। फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस। 1 एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर अकॉर्डिंग टू एज। न्यूबॉर्न 70 mmHg, आफ्टर 1 month 85 mmHg, आफ्टर 6 months 90 mmHg, आफ्टर 1 year 95 mmHg, at puberty 120 mmHg, at 50 years 140 mmHg, at 70 years 160 mmHg, at 80 years 180 mmHg. Diastolic pressure according to age. Newborn 40 mmHg, after 1 month 45 mmHg, after 6 months 50 mmHg, after 1 year 55 mmHg, at puberty 80 mmHg, at 50 years 85 mmHg, at 70 years 90 mmHg, at 80 years 95 mmHg. 2. Sex. फीमेल्स में मेनोपॉज तक आर्टीरियल प्रेशर मेल्स के मुकाबले 5 mmHg कम होता है। मेनोपॉज के बाद फीमेल्स का प्रेशर उतना ही हो जाता है जितना सेम एज के मेल्स का होता है। 3. बॉडी बिल्ड। ओबीज यानी मोटे लोगों में ब्लड प्रेशर लीन यानी दुबले लोगों के मुकाबले ज्यादा होता है। 4. डायूनल वेरिएशन। अर्ली मॉर्निंग में प्रेशर थोड़ा लो होता है, ये ग्रेजुअली बढ़ता है और नून यानी दोपहर तक मैक्सिमम पहुंच जाता है। इवनिंग में ये फिर से लो हो जाता है। 5. आफ्टर मील्स। खाने के बाद कुछ घंटों के लिए आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। क्यों टेंशन ले रहा है? तेरा दोस्त बैठा ना यहाँ पे, वो बताएगा, वो समझाएगा तेरे को। 6. ड्यूरिंग स्लीप। डीप स्लीप के दौरान प्रेशर यूजुअली 15 to 20 mmHg तक कम हो जाता है, लेकिन अगर नींद में सपने यानी कि ड्रीम्स आ रहे हो तो प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है। 7. इमोशनल कंडीशंस। एक्साइटमेंट या एंजाइटी के वक्त ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होता है। 8. आफ्टर एक्सरसाइज। मॉडरेट एक्सरसाइज। सिस्टोलिक प्रेशर बेसल लेवल से 20 to 30 mmHg बढ़ जाता है क्योंकि हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। नॉर्मली डायस्टोलिक प्रेशर मॉडरेट एक्सरसाइज से अफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है जो मॉडरेट एक्सरसाइज में चेंज नहीं होती। सिवियर मस्कुलर एक्सरसाइज। सिस्टोलिक प्रेशर बेसल लेवल से 40 to 50 mmHg तक बढ़ जाता है, लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि सिवियर एक्सरसाइज में पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। Determinants of arterial blood pressure. Factors maintaining arterial blood pressure. नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कुछ फैक्टर्स जरूरी होते हैं। इन्हें लोकल फैक्टर्स, मैकेनिकल फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर कहा जाता है। टाइप्स ऑफ लोकल फैक्टर्स। लोकल फैक्टर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ए, सेंट्रल फैक्टर्स जो हार्ट से जुड़े हैं। 1 कार्डियक आउटपुट, 2 हार्ट रेट। बी, पेरिफेरल फैक्टर्स जो ब्लड और ब्लड वेसल से जुड़े हैं। 3 पेरिफेरल रेजिस्टेंस, 4 ब्लड वॉल्यूम, 5 वीनस रिटर्न, 6 इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, 7 वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो, 8 diameter of blood vessels, 9 viscosity of blood. Central factors. 1 कार्डियक आउटपुट। सिस्टोलिक प्रेशर कार्डियक आउटपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
जब भी कार्डियक आउटपुट बढ़ता है सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है, और जब कार्डियक आउटपुट कम होता है तो सिस्टोलिक प्रेशर घट जाता है। मस्कुलर एक्सरसाइज और इमोशनल कंडीशंस में कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, इसलिए सिस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ जाता है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी हार्ट अटैक जैसी कंडीशंस में कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, जिससे सिस्टोलिक प्रेशर गिर जाता है। 2. हार्ट रेट में मॉडरेट बदलाव यानी चेंजेस आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को ज्यादा अफेक्ट नहीं करते। हालांकि हार्ट रेट में बहुत ज्यादा ऑल्टरेशन कार्डियक आउटपुट को बदल देती है, जिससे ब्लड प्रेशर अफेक्ट होता है। पेरिफेरल फैक्टर्स। 3. पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डायस्टोलिक प्रेशर को मेंटेन करता है। डायस्टोलिक प्रेशर पेरिफेरल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस पेरिफेरी में ब्लड फ्लो के रास्ते में रुकावट होती है। ये रेजिस्टेंस आर्टीरियोल्स पर मिलती है, जिन्हें रेजिस्टेंट वेसल्स कहा जाता है। जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ती है तो डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है। 4. ब्लड वॉल्यूम। ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ब्लड वॉल्यूम वीनस रिटर्न और कार्डियक आउटपुट के जरिए ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो वीनस रिटर्न और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। 5. वीनस रिटर्न। ब्लड प्रेशर वीनस रिटर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब वीनस रिटर्न बढ़ता है तो वेंट्रिकुलर फिलिंग और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, जिससे आर्टीरियल ब्लड प्रेशर एलिवेट यानी बढ़ता है। 6. इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से ब्लड वेसल्स डिस्टेंसेबल यानी फैलने वाली होती हैं और प्रेशर मेंटेन कर पाती हैं। जब इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है तो वेसल्स रिजिड यानी सख्त हो जाती हैं। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और प्रेशर बढ़ जाता है, जैसा कि ओल्ड एज में होता है। कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स और कैल्शियम का जमा होना वेसल्स को रिजिड बनाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, जिससे बीपी बढ़ता है। 7. वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड वेसल में प्रेशर ब्लड फ्लो की वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, इसलिए प्रेशर भी बढ़ जाता है। 8. डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर वेसल के डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डायमीटर कम होता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिससे प्रेशर बढ़ता है। 9. विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर ब्लड की विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब ब्लड की विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन बढ़ता है तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और ये प्रेशर को बढ़ा देती है। रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में भी बदलता रहता है। हालांकि बॉडी में वेल ऑर्गेनाइज्ड रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होने की वजह से इसे तुरंत नॉर्मल लेवल पर ले आया जाता है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लिमिट्स में मेंटेन करने के लिए बॉडी के पास 4 रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं। ए. नर्वस मैकेनिज्म या शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म। बी. रीनल मैकेनिज्म या लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म। सी. हार्मोनल मैकेनिज्म। डी. लोकल मैकेनिज्म। नर्वस मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने वाले सारे मैकेनिज्म्स में से नर्वस रेगुलेशन सबसे रैपिड, तेज होता है। जब प्रेशर चेंज होता है तो नर्वस सिस्टम कुछ ही मिनट्स में उसे वापस नॉर्मल कर देता है। भले ही नर्वस मैकेनिज्म काम करने में बहुत क्विक है, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए ऑपरेट करता है और फिर नए प्रेशर के मुताबिक अडेप्ट हो जाता है। इसीलिए इसे शॉर्ट टर्म रेगुलेशन कहा जाता है। नर्वस मैकेनिज्म आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को वैजोमोटर सिस्टम के जरिए रेगुलेट करता है। वैजोमोटर सिस्टम। वैजोमोटर सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। 1. वैजोमोटर सेंटर। 2. वैजोकंस्ट्रिक्टर फाइबर्स। 3. वैजोडाइलेटर फाइबर्स। वैजोमोटर सेंटर। वैजोमोटर सेंटर मेड्यूला ऑब्लोंगाटा की रेटिकुलर फॉर्मेशन और पॉन्स के लोअर पार्ट में दोनों तरफ बाइलैटरली सिचुएटेड होता है। वैजोमोटर सेंटर के 3 मेन एरियाज होते हैं। 1. वैजोकंस्ट्रिक्टर एरिया। 2. वैजोडाइलेटर एरिया। 3. सेंसरी एरिया। 1. वैजोकंस्ट्रिक्टर एरिया। वैजोकंस्ट्रिक्टर एरिया को प्रेशर एरिया भी कहा जाता है। ये वैजोमोटर सेंटर का लैटरल पोर्शन बनाता है। ये एरिया सिंपैथेटिक वैजोकंस्ट्रिक्टर फाइबर्स के जरिए ब्लड वेसल्स को इंपल्सेस भेजता है। इस एरिया की स्टिमुलेशन से वैजोकंस्ट्रिक्शन होती है और आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये एरिया हार्ट रेट को एक्सेलरेट, तेज करने से भी जुड़ा होता है। 2. वैजोडाइलेटर एरिया। वैजोडाइलेटर एरिया को डिप्रेसर एरिया कहा जाता है। ये वैजोमोटर सेंटर का मीडियल पोर्शन बनाता है। ये एरिया वैजोकंस्ट्रिक्टर एरिया को सप्रेस, रोकता है और वैजोडाइलेटेशन का कारण बनता है। ये कार्डियो इनहिबिशन, हार्ट रेट कम करना से भी जुड़ा होता है। 3. सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस में होता है, जो मेड्यूला और पॉन्स के पोस्टेरोलैटरल पार्ट में सिचुएटेड है। ये एरिया पेरिफेरी से, खास करके बैरोरिसेप्टर से, ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगल नर्व्स के जरिए सेंसरी इंपल्सेस रिसीव करता है। बदले में सेंसरी एरिया ही वैजोकंस्ट्रिक्टर और वैजोडाइलेटर एरियाज को कंट्रोल करता है। वैजोकंस्ट्रिक्टर फाइबर्स। वैजोकंस्ट्रिक्टर फाइबर्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सिंपैथेटिक डिवीजन से बिलोंग करते हैं। ये फाइबर्स न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन रिलीज करके वैजोकंस्ट्रिक्शन करते हैं। नॉरएड्रेनालिन ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल फाइबर्स के अल्फा रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है। ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में वैजोकंस्ट्रिक्टर फाइबर्स का रोल वैजोडाइलेटर फाइबर से ज्यादा बड़ा होता है। वैजोमोटर टोन। वैजोमोटर सेंटर से वैजोकंस्ट्रिक्टर फाइबर्स के जरिए इंपल्सेस का कंटिन्यूअस डिस्चार्ज होना वैजोमोटर टोन कहलाता है। ये टोन ब्लड वेसल्स को हमेशा एक पार्शियल स्टेट ऑफ कंस्ट्रिक्शन में रखकर प्रेशर रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए आर्टीरियल ब्लड प्रेशर वैजोमोटर टोन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसे सिंपैथेटिक वैजोकंस्ट्रिक्टर टोन या सिंपैथेटिक टोन भी कहते हैं। वैजोडाइलेटर फाइबर्स। वैजोडाइलेटर फाइबर्स 3 टाइप्स के होते हैं। 1. पैरासिम्पैथेटिक वैजोडाइलेटर फाइबर्स। 2. सिंपैथेटिक वैजोडाइलेटर फाइबर्स। 3. एंटीड्रोमिक वैजोडाइलेटर फाइबर्स।
एक, पैरासिम्पैथेटिक वैसोडाइलेटर फाइबर्स। ये फाइबर्स एसिटिलकोलिन रिलीज करके ब्लड वेसल्स की डायलेटेशन करते हैं। दो, सिंपैथेटिक वैसोडाइलेटर फाइबर्स। कुछ सिंपैथेटिक फाइबर्स एसिटिलकोलिन सिक्रीट करके सर्टेन एरियाज में वैसोडाइलेटेशन करते हैं। इन्हें सिंपैथेटिक वैसोडाइलेटर या सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर्स कहते हैं। ये फाइबर्स स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेसल्स को सप्लाई करते हैं और एक्सरसाइज जैसी कंडीशंस में ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका सिग्नल सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जनरेट होता है और हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन और मेड्यूला से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल ग्रे कॉर्न तक पहुंचता है। वहां से प्री गैंग्लियोनिक और फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं जो एसिटिलकोलिन सिक्रीट करके वेसल्स को डायलेट करते हैं। तीन, एंटीड्रोमिक वैसोडाइलेटर फाइबर्स। नॉर्मली क्यूटेनियस रिसेप्टर जैसे पेन रिसेप्टर से इंपल्सेस सेंसरी नर्व फाइबर्स के थ्रू जाते हैं, लेकिन कुछ इंपल्सेस एक्सॉन की दूसरी ब्रांचेस से ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करके उन ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाते हैं जो इन ब्रांचेस से सप्लाइड है। ये इंपल्सेस वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। इसे एंटीड्रोमिक या एक्सॉन रिफ्लेक्स कहते हैं और इन फाइबर्स को एंटीड्रोमिक वैसोडाइलेटर फाइबर्स कहा जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वैसोमोटर सेंटर इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। वैसोमोटर सेंटर आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को वैसोकंस्ट्रिक्शन या वैसोडाइलेटेशन करवाकर रेगुलेट करता है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ यार? इसका एक्शन उन इंपल्सेस पर डिपेंड करता है जो इसे दूसरे स्ट्रक्चर्स जैसे बैरोरिसेप्टर्स, कीमोरिसेप्टर्स, हायर सेंटर्स और रेस्पिरेटरी सेंटर्स से मिलते हैं। इनमें से बैरोरिसेप्टर्स और कीमोरिसेप्टर्स ब्लड प्रेशर की शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। 8, बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म। बैरोरिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर के बदलाव, चेंज पर रिस्पॉन्स देते हैं। इन्हें प्रेशर रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। सिचुएशन, बैरोरिसेप्टर्स कैरोटिड साइनस और एओर्टा की वॉल में सिचुएटेड होते हैं। फंक्शंस, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जब बीपी तेजी से बढ़ता है तो बैरोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगल नर्व्स के जरिए न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटारियस को स्टिमुलेटरी इंपल्सेस भेजते हैं। इसके बाद न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटारियस वैसोमोटर सेंटर के वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया को इनहिबिट करता है और वैसोडाइलेटर एरिया को एक्साइट करता है। वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया के इनहिबिट होने से वैसोमोटर टोन कम हो जाती है जिससे वैसोडाइलेटेशन होती है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस घट जाती है। साथ ही वैसोडाइलेटर सेंटर एक्साइट होने से वेगल टोन बढ़ जाती है जो हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देती है जिससे कार्डियक आउटपुट गिर जाता है। ये दोनों फैक्टर्स, कम पेरिफेरल रेजिस्टेंस और कम कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल कर देते हैं। फंक्शंस, जब ब्लड प्रेशर गिरता है, बीपी गिरने से बैरोरिसेप्टर्स इनएक्टिव हो जाते हैं। अब वैसोकंस्ट्रिक्टर सेंटर पर कोई इनहिबिशन नहीं रहती, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बफर मैकेनिज्म, क्योंकि बैरोरिसेप्टर बीपी के बढ़ने के खिलाफ काम करता है, इसे प्रेशर बफर मैकेनिज्म कहते हैं और इनकी नर्व्स को बफर नर्व्स कहा जाता है। 2, कीमोरिसेप्टर मैकेनिज्म। कीमोरिसेप्टर्स ब्लड के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे O2, CO2 में बदलाव पर रिस्पॉन्स देते हैं। सिचुएशन, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडी में होते हैं। फंक्शन, ये रिसेप्टर्स ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए सेंसिटिव होते हैं। जब बीपी कम होता है तो इन रिसेप्टर्स तक ब्लड फ्लो कम हो जाता है जिससे वहां ऑक्सीजन घट जाती है और वेस्ट बढ़ जाता है। ये फैक्टर्स कीमोरिसेप्टर्स को एक्साइट करते हैं जो वैसोकंस्ट्रिक्टर सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं ताकि बीपी और ब्लड फ्लो बढ़ सके। सिनो-एओर्टिक मैकेनिज्म, कैरोटिड और एओर्टिक रीजन के बैरोरिसेप्टर्स और कीमोरिसेप्टर्स मिलकर सिनो-एओर्टिक मैकेनिज्म बनाते हैं। 3, हायर सेंटर्स। वैसोमोटर सेंटर को ब्रेन के 2 बड़े सेंटर्स कंट्रोल करते हैं। एक, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एरिया 13 इमोशनल रिएक्शन से जुड़ा है। स्ट्रेस या एक्साइटमेंट में ये वैसोमोटर टोन बढ़ा देता है जिससे बीपी बढ़ जाता है। 2, हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर और लैटरल न्यूक्लियाई की स्टिमुलेशन से वैसोकंस्ट्रिक्शन, बीपी राइज होती है, जबकि प्री ऑप्टिक एरिया की स्टिमुलेशन से वैसोडाइलेटेशन, बीपी फॉल होती है। 4, रेस्पिरेटरी सेंटर्स। एक्सपिरेशन की शुरुआत में बीपी थोड़ा बढ़ता है 4 to 6 मिलीमीटर Hg, लेकिन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बाकी हिस्से में ये कम हो जाता है। इसके 2 रीजंस हैं। रेस्पिरेटरी साइकिल के दौरान रेस्पिरेटरी सेंटर से वैसोमोटर सेंटर की तरफ इंपल्सेस का रेडिएशन, थोरैसिक कैविटी में प्रेशर बदलने से वीनस रिटर्न और कार्डियक आउटपुट में बदलाव आना। रीनल मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। किडनीज आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब ब्लड प्रेशर कई दिनों, महीनों या सालों में धीरे धीरे बदलता है तो नर्वस मैकेनिज्म उस बदले हुए प्रेशर के मुताबिक अडैप्ट हो जाता है और अपनी सेंसिटिविटी खो देता है। ऐसी कंडीशंस में नर्वस सिस्टम प्रेशर को रेगुलेट नहीं कर पाता, तब रीनल मैकेनिज्म एफिशिएंटली काम करता है, इसीलिए इसे लॉन्ग टर्म रेगुलेशन कहते हैं। किडनीज आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को 2 तरीकों से रेगुलेट करती हैं। 1, by regulation of ECF, that is extracellular fluid volume. 2, through renin-angiotensin mechanism, by regulation of extracellular fluid volume. जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो किडनीज प्रेशर डायूरेसिस और प्रेशर नाट्रियूरेसिस के जरिए बॉडी से ज्यादा पानी और नमक यानी सोडियम बाहर निकालती हैं। प्रेशर डायूरेसिस, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से यूरिन में ज्यादा क्वांटिटी में पानी का निकलना, बीपी में थोड़ा सा बदलाव भी पानी की एक्सक्रीशन को डबल कर देता है। प्रेशर नाट्रियूरेसिस, यूरिन में ज्यादा क्वांटिटी में सोडियम का निकलना। डायूरेसिस और नाट्रियूरेसिस की वजह से ECF वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है जो बदले में आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल लेवल पर ले आता है। इसके उल्टा जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो रीनल ट्यूब्यूल से पानी का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। इससे ECF वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है जिससे ब्लड प्रेशर फिर से रिस्टोर हो जाता है। नीचे दी गई लाइंस आपके टेक्स्ट का लाइन बाय लाइन इंग्लिश कन्वर्जन है जिसमें टेक्निकल टर्म्स को ओरिजिनल रखा गया है। थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, रेनिन सिक्रीशन का सोर्स, एंजियोटेंसिन का बनना और किन कंडीशंस में रेनिन सिक्रीट होता है ये सब चैप्टर 50 में डिस्क्राइब किया गया है। एक्शंस ऑफ एंजियोटेंसिन 2,
जब ब्लड प्रेशर और ईसीएफ वॉल्यूम कम होता है तो किडनी से रेनिन की सिक्रीशन बढ़ जाती है। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, फिर ये एस के जरिए एंजियोटेंसिन 2 में बदल जाता है। एंजियोटेंसिन 2 ब्लड प्रेशर को रिस्टोर करने के लिए दो तरीकों से काम करता है। 1. वैसोकंस्ट्रिक्शन और वाटर रिटेंशन। ये बॉडी की आर्टेरियल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, जिससे पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर राइज होता है। इसके साथ ही एंजियोटेंसिन 2 किडनीज की एफरेंट आर्टेरियल्स को भी कंस्ट्रिक्ट करता है, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम हो जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि बॉडी में पानी और नमक रुकने लगते हैं, यानी रिटेंशन, और ईसीएफ वॉल्यूम नॉर्मल लेवल तक बढ़ जाता है। ये प्रोसेस ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल कर देता है। 2. एल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेशन। साथ ही साथ एंजियोटेंसिन 2 एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करे। ये हार्मोन रीनल ट्यूब्यूल से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन के पीछे पीछे पानी का रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, जिससे ईसीएफ वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। एक्शंस ऑफ एंजियोटेंसिन 3 और एंजियोटेंसिन 4। एंजियोटेंसिन 2 की तरह ही एंजियोटेंसिन 3 और 4 भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं और एड्रीनल कॉर्टेक्स को एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में बहुत से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। जो हार्मोन्स आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को बढ़ाते या घटाते हैं, उनकी लिस्ट टेबल 103.2 में दी गई है। हार्मोन्स विच इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग होता है। 1. एड्रीनल मेडुला से सिक्रीट होता है। ये सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग से भी रिलीज होता है। एड्रीनल हार्ट और ब्लड वेसल्स पर एक्ट करके ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है। ये हार्ट की फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन और कार्डियक आउटपुट बढ़ाकर सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ाता है। ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करके डायस्टोलिक प्रेशर को घटाता है। एड्रीनल अल्फा रिसेप्टर्स के जरिए ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करवाता है, लेकिन स्केलेटल मसल, लिवर और हार्ट जैसे एरियाज में बीटा 2 रिसेप्टर्स के जरिए वैसोडायलेटेशन भी करता है। इस वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है और डायस्टोलिक प्रेशर गिर जाता है। 2. नॉरएड्रिनल भी एड्रीनल मेडुला और सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से रिलीज होता है। ये अपने जनरल वैसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट की वजह से डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ाता है। इसका असर हार्ट के मुकाबले ब्लड वेसल्स पर ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये अल्फा रिसेप्टर्स के थ्रू बॉडी की सारी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, इसीलिए इसे जनरल वैसोकंस्ट्रिक्टर कहते हैं। इसका मेन काम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस और डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ाना है। ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाकर सिस्टोलिक प्रेशर को भी थोड़ा बढ़ाता है। 3. थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला थायरॉक्सिन सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ाता है, लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर घटाता है। ये ब्लड वॉल्यूम और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाकर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है, जिससे सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है। डायस्टोलिक प्रेशर पर इसका इनडायरेक्ट एक्शन होता है। थायरॉक्सिन की वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे मेटाबोलाइट्स पैदा होते हैं। ये मेटाबोलाइट्स वैसोडायलेटेशन करते हैं, जिससे पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है और डायस्टोलिक प्रेशर घट जाता है। जनरली थायरॉक्सिन से मीन आर्टेरियल प्रेशर चेंज नहीं होता, सिर्फ पल्स प्रेशर बढ़ता है। 4. एल्डोस्टेरॉन एड्रीनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है। ये सोडियम और पानी का रिटेंशन करता है, जिससे ईसीएफ वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और बीपी इंक्रीज होता है। 5. वैसोप्रेसिन या एडीएच, दैट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है और इसका ब्लड वेसल्स, खासकर आर्टरीज पर पोटेंट एक्शन होता है। ये बॉडी के हर पार्ट में आर्टरीज की कंस्ट्रिक्शन करता है, जिससे बीपी बढ़ता है। हालांकि वैसोप्रेसिन इफेक्ट, दैट इज बीपी बढ़ाने के लिए इस हार्मोन की बहुत ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है, मुकाबले एंटी डायरेटिक इफेक्ट, दैट इज यूरिन कम करने के। 6. एंजियोटेंसिन 2, 3 और 4 जो एंजियोटेंसिनोजन से बनते हैं, सिस्टेमिक आर्टेरियल्स की कंस्ट्रिक्शन करते हैं और ब्लड प्रेशर को एलिवेट यानी बढ़ाते हैं। 7. सेरोटोनिन जिसे 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन भी कहते हैं, कई सोर्सेज से सिक्रीट होता है। ये वैसोकंस्ट्रिक्शन के जरिए ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। हार्मोन्स विच डिक्रीज ब्लड प्रेशर। नीचे दिए गए हार्मोन्स वैसोडायलेटेशन करवाकर आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। 1. वैसोएक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड। वैसोएक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड यानी वीआईपी स्टमक और स्मॉल इंटेस्टिन में सिक्रीट होता है। इस हार्मोन की थोड़ी क्वांटिटी लार्ज इंटेस्टिन में भी सिक्रीट होती है। वीआईपी एक वैसोडायलेटर है और पेरिफेरल ब्लड वेसल्स की डायलेटेशन करवाकर ब्लड प्रेशर को कम करता है। 2. ब्रेडिकाइनिन ब्लड में इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशंस के दौरान प्रोड्यूस होता है। ऐसी कंडीशंस में ब्लड का एंजाइम कैलिक्रीन एक्टिवेट हो जाता है। ये अल्फा 2 ग्लोबुलिन पर एक्ट करके कैलिक्रीन बनाता है, जो बाद में ब्रेडिकाइनिन में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रेडिकाइनिन एक वैसोडायलेटर सब्सटेंस है जो ब्लड प्रेशर को घटाता है। 3. प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2 एक वैसोडायलेटर सब्सटेंस है। ये बॉडी के लगभग सभी टिश्यू से सिक्रीट होता है और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। 4. हिस्टामिन हाइपोथैलेमस, लिम्बिक कॉर्टेक्स और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के दूसरे पार्ट्स की नर्व एंडिंग्स में सिक्रीट होता है। हिस्टामिन एलर्जिक कंडीशंस, इन्फ्लेमेशन या डैमेज के दौरान टिश्यू से भी रिलीज होता है। हिस्टामिन वैसोडायलेटेशन करवाता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। 5. एसिटिलकोलिन एक कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है जो बहुत से सोर्सेज से रिलीज होता है। एसिटिलकोलिन वैसोडायलेटेशन करता है और ब्लड प्रेशर को घटाता है। 6. एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड। एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड यानी ANP हार्ट की एट्रियल मस्कुलेचर से सिक्रीट होने वाला एक हार्मोन है। ये ब्लड वेसल्स की डायलेटेशन करवाता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। 7. ब्रेन नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड यानी BNP भी हार्ट की एट्रियल मस्कुलेचर से सिक्रीट होता है। ANP की तरह ये हार्मोन भी ब्लड वेसल्स की डायलेटेशन करता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। 8. सी टाइप नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड यानी CNP मायोकार्डियम और वैस्कुलर एंडोथेलियम समेत कई टिश्यू से सिक्रीट होता है। CNP वैसोडायलेटेशन के जरिए ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। लोकल मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। नर्वस, रीनल और हार्मोनल मैकेनिज्म्स के साथ साथ कुछ लोकल सब्सटेंसेस भी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। ये लोकल सब्सटेंसेस वैसोकंस्ट्रिक्शन या वैसोडायलेशन करवाकर ब्लड प्रेशर को मैनेज करते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, है? कुछ तो करना पड़ेगा। लोकल वैसोकंस्ट्रिक्टर्स। लोकल वैसोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंसेस वैस्कुलर एंडोथेलियम से डिराइव होते हैं। इन्हें एंडोथेलियम डिराइव्ड कंस्ट्रिक्टिंग फैक्टर्स EDCF कहा जाता है। कॉमन EDCF एंडोथेलियंस हैं जो 21 अमीनो एसिड्स के पेप्टाइड्स होते हैं। अब तक एंडोथेलियंस के 3 टाइप्स पहचाने गए हैं, ET1, ET2 और ET3। एंडोथेलियंस ब्लड वेसल्स के स्ट्रेच होने पर प्रोड्यूस होते हैं।
ये पेप्टाइड्स फॉस्फोलिपेज को एक्टिवेट करके काम करते हैं, जो बदले में प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन A2 को एक्टिवेट करता है। ये दोनों सब्सटेंसेस ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। लोकल वैसोडाइलेटर्स। लोकल वैसोडाइलेटर्स दो टाइप्स के होते हैं। 1. वैसोडाइलेटर्स ऑफ मेटाबॉलिक ओरिजिन। 2. वैसोडाइलेटर्स ऑफ एंडोथेलियल ओरिजिन। वैसोडाइलेटर्स ऑफ मेटाबॉलिक ओरिजिन। मेटाबॉलिक ओरिजिन के वैसोडाइलेटर्स में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, लैक्टेट, हाइड्रोजन आयंस H+ और एडिनोसिन शामिल हैं। वैसोडाइलेटर्स ऑफ एंडोथेलियल ओरिजिन। नाइट्रिक ऑक्साइड NO एक एंडोथेलियम डिराइव्ड रिलैप्सिंग फैक्टर EDRF है। ये आर्जिनिन से सिंथेसाइज होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस को एसिटाइल कोलिन, ब्रैडिकाइनिन, VIP, सब्सटेंस P और प्लेटलेट ब्रेकडाउन प्रोडक्ट स्टिमुलेट करते हैं। क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड एक वैसोडाइलेटर है, इसकी डेफिशिएंसी कमी से कांस्टेंट वैसोकंस्ट्रिक्शन और हाइपरटेंशन, हाई BP हो सकता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के दूसरे फंक्शंस: पिनाइल इरेक्शन, वैसोडाइलेशन और कॉर्पोरा कैवर्नोसा की एनगॉर्जमेंट के साथ, ब्रेन में मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन, कैंसर सेल्स का डिस्ट्रक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन। टाइप्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड: I NO3 नाइट्रेट, 2 NO+ नाइट्रोसोनियम कैटायन, 3 NO- नाइट्रोसिल एनायन। मेजरमेंट ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर सबसे पहले 1733 में स्टीफन हेल्स ने एक घोड़े हॉर्स में लगभग 9 फीट लंबी ट्यूब से मेजर किया था। बाद में पॉइसविल ने ट्यूब की लेंथ कम करके 1 फुट कर दी और ब्लड कॉलम को बैलेंस करने के लिए मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया। 1847 में लुडविग ने मर्क्यूरी कॉलम के ऊपर एक फ्लोट रखा, जिससे कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग पॉसिबल हो सकी। रबर ट्यूबिंग, एनेस्थीसिया और मैनोमीटर के आने से ब्लड प्रेशर का एक्यूरेट मेजरमेंट आसान हो गया। ब्लड प्रेशर 2 मेथड से मेजर किया जाता है। A. डायरेक्ट मेथड, B. इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड: आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मेजर करने का डायरेक्ट मेथड सिर्फ एनिमल्स में इस्तेमाल होता है। एनिमल को सूटेबल एनेस्थीसिया दिया जाता है, फिर नेक को ओपन करके ट्रेकिया में एक ट्रेकियल कैन्युला डाला जाता है। इस कैन्युला को रेस्पिरेटरी पंप से कनेक्ट करते हैं ताकि एक्सपेरिमेंट के दौरान रेस्पिरेशन आर्टिफिशियली कंट्रोल की जा सके। एक वीनस कैन्युला फेमोरल वेन के जरिए डाला जाता है, जिसका यूज ब्लड लॉस कॉम्पेंसेट करने के लिए सलाइन देने में होता है। कैरोटिड आर्टरी को कैन्युलेट करके मर्क्यूरी मैनोमीटर से कनेक्ट किया जाता है। काइमोग्राफ का यूज करके ब्लड प्रेशर को ग्राफ की फॉर्म में कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड किया जा सकता है। कैरोटिड आर्टरी में डाले गए कैन्युला को इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर से भी कनेक्ट किया जा सकता है, जो पॉलीग्राफ जैसे रिकॉर्डिंग डिवाइस से जुड़ा होता है। इनडायरेक्ट मेथड ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है। अपैरेटस: इंसान में ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो अपैरेटस यूज होता है उसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। इसके साथ एक स्टेथोस्कोप की भी जरूरत होती है। प्रिंसिपल: जब आर्टरी के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट यानी रुक जाता है। ब्लड फ्लो को बंद यानी ओक्लूजन करने के लिए जितने प्रेशर की जरूरत होती है वही वेसल के अंदर का प्रेशर होता है। प्रोसीजर: कन्वीनियंस के लिए अक्सर ब्रेकियल आर्टरी को चुना जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर के आर्म कफ को अपर आर्म पर क्यूबिटल फोसा के ऊपर बांधा जाता है। कफ ना तो बहुत टाइट होना चाहिए और ना ही बहुत लूज। इसे स्फिग्मोमैनोमीटर से कनेक्ट किया जाता है। ब्लड प्रेशर मेजर करने के 3 मेथड्स हैं। 1. पैल्पेटरी मेथड, 2. ऑस्कल्टेटरी मेथड, 3. ऑसिलेटरी मेथड। 1. पैल्पेटरी मेथड: सबसे पहले रेडियल पल्स को फील किया जाता है। पल्स फील करते वक्त हैंड पंप की मदद से कफ में हवा भरकर प्रेशर बढ़ाया जाता है। इस दौरान मर्क्यूरी कॉलम कफ के अंदर का प्रेशर दिखाता है। जब कफ में प्रेशर बढ़ता है तो ब्रेकियल आर्टरी कंप्रेस हो जाती है और ब्लड फ्लो रुक जाता है, जिससे रेडियल पल्स गायब हो जाती है। पल्स गायब होने पर प्रेशर को लगभग 20 mmHg और बढ़ाया जाता है। फिर वाल्व को धीरे से रिलीज करके कफ को डिफ्लेट किया जाता है। ये पल्स फील करते हुए और साथ में मर्क्यूरी कॉलम को देखते हुए किया जाता है। जिस प्रेशर पर पल्स वापस आती है उसे नोट कर लिया जाता है। ये प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर होता है। डिसएडवांटेज: पैल्पेटरी मेथड का बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इससे डायस्टोलिक प्रेशर मेजर नहीं किया जा सकता। 2. ऑस्कल्टेटरी मेथड: आर्टीरियल ब्लड प्रेशर डिटरमिन करने के लिए ऑस्कल्टेटरी मेथड सबसे एक्यूरेट मेथड है। पैल्पेटरी मेथड से सिस्टोलिक प्रेशर डिटरमिन करने के बाद कफ के प्रेशर को उस लेवल से लगभग 20 mmHg और बढ़ाया जाता है ताकि कंप्रेशन की वजह से ब्रेकियल आर्टरी पूरी तरह बंद हो जाए। अब स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस एंटी क्यूबिटल फोसा पर रखा जाता है और आर्म कफ को धीरे धीरे डिफ्लेट किया जाता है। ऐसा करते वक्त स्टेथोस्कोप के जरिए साउंड्स की एक सीरीज सुनाई देती है। इन साउंड्स को कॉरेटकॉफ साउंड्स कहा जाता है। खोज करने वाले कॉरेटकॉफ के नाम पर 1905। प्रेशर कम करते वक्त कॉरेटकॉफ साउंड्स के 5 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज: अपीयरेंस ऑफ टैपिंग साउंड। जब आर्म कफ से प्रेशर कम किया जाता है तो आर्टरी का ओक्लूजन खत्म होता है और जब ब्लड आर्टरी से फ्लो करना शुरू करता है तो पहली साउंड सडनली सुनाई देती है। एक नॉर्मल इंसान में ये तब आती है जब प्रेशर 120 mmHg तक गिर जाता है। ये एक क्लियर टैपिंग साउंड होती है। टैपिंग साउंड का आना सिस्टोलिक प्रेशर को इंडिकेट करता है। जब प्रेशर को शुरुआती लेवल से 10 mmHg और कम किया जाता है तो ये साउंड और लाउड हो जाती है। सेकेंड फेज: अपीयरेंस ऑफ मर्मरिंग साउंड। क्लियर टैपिंग साउंड के बाद एक मर्मरिंग साउंड सुनाई देती है जब प्रेशर को मजीद 15 mmHg कम किया जाता है। थर्ड फेज: अपीयरेंस ऑफ गॉन्ग साउंड। मर्मरिंग साउंड के बाद एक बहुत ही साफ और लाउड साउंड सुनाई देती है। ये गॉन्ग टाइप की होती है।
ये प्रेशर को और 15 mmHg घटाने पर सुनाई देती है। फोर्थ फेज, अपीयरेंस ऑफ मफल्ड साउंड। गॉन्ग टाइप साउंड के बाद एक हल्की और मफल्ड यानी धीमी या भारी साउंड सुनाई देती है जब प्रेशर 5 mmHg और कम होता है। फिफ्थ फेज, डिसअपीयरेंस ऑफ मफल्ड साउंड। मफलिंग साउंड गायब हो जाती है। इस साउंड का गायब होना डायस्टोलिक प्रेशर को इंडिकेट करता है। समरी, ऑस्कल्टेटरी मेथड में फर्स्ट फेज की क्लियर टैपिंग साउंड सिस्टोलिक प्रेशर बताती है और फिफ्थ फेज में मफलिंग साउंड का गायब होना डायस्टोलिक प्रेशर दिखाता है। 3. ऑसिलेटरी मेथड। जब आम कफ में प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर के लेवल से ऊपर बढ़ाया जाता है तो आर्टरी कंप्रेशन की वजह से बंद हो जाती है। इस स्टेज पर मर्क्यूरी कॉलम स्टैटिक यानी स्थिर रहता है। जब प्रेशर धीरे धीरे कम किया जाता है तो मर्क्यूरी कॉलम के टॉप पर कुछ ऑसिलेशंस यानी वाइब्रेशंस दिखते हैं। कफ को और डिफ्लेट करने पर ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड और ड्यूरेशन सडनली बढ़ जाता है। ये सिस्टोलिक प्रेशर को डिनोट करता है। जब कफ प्रेशर और कम होता है तो ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड और ड्यूरेशन घट जाता है। ये डायस्टोलिक प्रेशर को रिफ्लेक्ट करता है। इनएक्यूरेसी की वजह से ये मेथड रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में फॉलो नहीं किया जाता। मर्क्यूरी कॉलम को एक रिकॉर्डिंग डिवाइस से कनेक्ट करके इन ऑसिलेशंस को ग्राफिकली रिकॉर्ड किया जा सकता है। ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट। आजकल ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स काफी ज्यादा यूज होते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट में एक माइक्रो प्रोसेसर ड्रिवन एयर पंप होता है जो अपने आप आम कफ को एक फिक्स्ड प्रेशर तक इन्फ्लेट कर देता है। फिर ये स्टेप वाइज डिफ्लेशन के दौरान प्रेशर ऑसिलेशन पैटर्न को रिकॉर्ड करता है। प्रेशर मेजर करने का प्रिंसिपल ब्रेकियल आर्टीरियल वॉल की नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है जो डिफ्लेशन के दौरान कफ प्रेशर में नॉन कांस्टेंट ऑसिलेशंस पैदा करती हैं। इंस्ट्रूमेंट के सेंसर्स इन ऑसिलोमेट्रिक वेव्स को डिटेक्ट करते हैं और सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, पल्स प्रेशर और मीन आर्टीरियल प्रेशर डिटरमिन करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट पल्स रेट भी बताता है। ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट के लिए किसी एक्सपर्ट पर्सन की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसमें सेल्फ मेजरिंग फैसिलिटीज होती हैं। हालांकि ऑसिलोमेट्रिक मेथड की एक्यूरेसी अभी भी कंट्रोवर्शियल है। माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स रिस्ट या फिंगर के लिए भी अवेलेबल हैं। अप्लाइड फिजियोलॉजी। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की पैथोलॉजिकल वेरिएशंस। ए, हाइपरटेंशन। बी, हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन। डेफिनेशन। हाइपरटेंशन को परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर के रूप में डिफाइन किया जाता है। क्लिनिकली जब सिस्टोलिक प्रेशर 150 मिलीमीटर Hg से ऊपर और डायस्टोलिक प्रेशर 90 मिलीमीटर Hg से ऊपर बना रहता है तो इसे हाइपरटेंशन माना जाता है। अच्छा, ठीक। रिदम है। अगर सिर्फ सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है तो इसे सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन दो टाइप्स में डिवाइडेड है। 1. प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन। 2. सेकेंडरी हाइपरटेंशन। 1. प्राइमरी हाइपरटेंशन और एसेंशियल हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन वो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है जहां कोई अंडरलाइंग डिजीज, छुपी हुई बीमारी मौजूद नहीं होती। इसे एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इसमें आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से बढ़ता है जो किसी अननोन कॉज, अनजाने कारण से होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन के दो टाइप्स हैं। आई, बिनाइन हाइपरटेंशन। 2. मलिग्नेंट हाइपरटेंशन। 1. बिनाइन हाइपरटेंशन। ये वो हाइपरटेंशन है जो तुरंत कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करता। ये एक लंबे समय तक बिना किसी सिम्टम्स या सिम्टमलेस के चलता है। अर्ली स्टेजेस में प्रेशर मॉडरेट बढ़ता है, सिस्टोलिक 200 mmHg बाय डायस्टोलिक 100 mmHg। शुरुआत में रेस्ट या नींद के दौरान बीपी नॉर्मल हो जाता है लेकिन बाद में ये रेस्ट में भी नॉर्मल नहीं होता। कई सालों तक परसिस्टेंट हाई प्रेशर रहने से वैस्कुलर, कार्डियक या रीनल डिजीजेस हो सकती है। 2. मलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन का एक सिवियर फॉर्म है जो बहुत तेजी से कार्डियक और रीनल डिजीजेस की तरफ ले जाता है। इसे एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इसमें बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सिस्टोलिक 250 mmHg और डायस्टोलिक 150 mmHg तक। ये स्मॉल ब्लड वेसल्स की ट्यूनिका इंटिमा और आंख, रेटिना, हार्ट, ब्रेन और किडनीज जैसे ऑर्गन्स को सीवियर डैमेज पहुंचाता है। ये एक फेटल या घातक डिजीज है। 2. सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसी अंडरलाइंग डिसऑर्डर, दूसरी बीमारी की वजह से होता है। इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ए, कार्डियोवैस्कुलर हाइपरटेंशन। ये कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से होता है जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, फैट डेपोजिशन की वजह से ब्लड वेसल्स का सख्त हो जाना। बी, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, एओर्टा का नैरो या पिचक जाना। बी, एंडोक्राइन हाइपरटेंशन। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हाइपर एक्टिविटी की वजह से होता है। फियोक्रोमोसाइटोमा, एड्रीनल मेड्यूला का ट्यूमर जिससे कैटेकोलामीन्स, एड्रीनल नॉर एड्रीनल का एक्सेस सिक्रीशन होता है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन का ज्यादा निकलना। कशिंग सिंड्रोम, एड्रीनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एक्सेस सिक्रीशन। सी, रीनल हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन पैदा करने वाली रीनल डिजीजेस। ए, स्टेनोसिस ऑफ रीनल आर्टरीज, किडनी की आर्टरीज का नैरो होना। बी, ट्यूमर ऑफ जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जिससे एंजियोटेंसिन 2 का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। डी, न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन, नर्वस डिसऑर्डर्स जो हाइपरटेंशन प्रोड्यूस करते हैं। ए, इंट्राक्रेनियल प्रेशर का बढ़ना। बी, ट्रैक्टर सोलिटेरियस में लीजन या चोट। सी, कैरोटिड साइनस से आने वाली नर्व फाइबर्स का कट जाना या सेक्शनिंग। ई, हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
कुछ प्रेग्नेंट वुमेन में टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। लो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और सोडियम वाटर रिटेंशन की वजह से बीपी बढ़ जाता है। ये ऑटो इम्यून प्रोसेसेस या प्लेसेंटा से निकलने वाले वैसोकंस्ट्रिक्टर्स की वजह से हो सकता है। एक्लैम्सिया में हाइपरटेंशन के साथ कन्वल्जन्स या दौरे भी आते हैं। एक्सपेरिमेंटल हाइपरटेंशन। एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में वेरियस मेथड से हाइपरटेंशन प्रोड्यूस किया जा सकता है जो ह्यूमन कंडीशन से कोरिलेट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल हाइपरटेंशन। एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में वेरियस मेथड से हाइपरटेंशन प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये मेथड्स इंसानों में होने वाले हाइपरटेंशन के कॉजेस से कोरिलेट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल हाइपरटेंशन नीचे दिए गए मेथड से प्रोड्यूस किया जाता है। 1. रीनल आर्टरी को क्लैंप करना। 2. कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्च के बैरोरिसेप्टर्स की डिनर्वेशन, नर्व्स को हटाना। 3. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस। 4. एल्डोस्टेरॉन के साथ सॉल्ट का इन्फ्यूजन। गोल्डब्लैट हाइपरटेंशन। गोल्डब्लैट हाइपरटेंशन एक एक्सपेरिमेंटल हाइपरटेंशन है जो गोल्डब्लैट ने डॉग्स में प्रोड्यूस किया था और इसका नाम उन्हीं पर रखा गया है। उन्होंने डॉग की एक किडनी निकाल दी और दूसरी किडनी की आर्टरी को क्लैंप कर दिया। इससे आर्टीरियल प्रेशर में स्लो और स्टेडी बढ़ोतरी हुई। बीपी का बढ़ना इंटैक्ट किडनी से रेनिन के एक्सेस सिक्रीशन की वजह से था जिससे भारी मात्रा में एंजियोटेंसिन 2 बना। इसे 1 किडनी गोल्डब्लैट हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन तब भी डेवलप होता है जब एक किडनी की आर्टरी क्लैंप की जाती है बिना दूसरी किडनी को छेड़े। इसे 2 किडनी गोल्डब्लैट हाइपरटेंशन कहते हैं। ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म और सॉल्ट्स की रिटेंशन की वजह से होता है। मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन के सिवियर मैनिफेस्टेशंस या असर। 1. रीनल फेलियर या किडनी खराब होना। 2. लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या हार्ट फेलियर। 3. मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक। 4. सेरेब्रल हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक। 5. रेटिनल हेमरेज या आंख में ब्लीडिंग। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन को उस बीमारी का इलाज करके ठीक किया जाता है जो बीपी बढ़ा रही है। प्राइमरी हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जा सकता है पर उसे पूरी तरह ठीक या क्योर नहीं किया जा सकता। प्राइमरी हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए नीचे दी गई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज होती है। 1. बीटा एड्रेनोरिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये हार्ट और ब्लड वेसल्स पर सिंपैथेटिक नर्व्स के इफेक्ट को ब्लॉक करते हैं जिससे कार्डियक आउटपुट कम होता है और वैसोकंस्ट्रिक्शन रुकती है, नतीजन बीपी गिर जाता है। 2. अल्फा एड्रेनोरिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये ब्लड वेसल्स पर सिंपैथेटिक नर्व्स के असर को ब्लॉक करके वैसोडायलेटेशन करवाते हैं और बीपी कम करते हैं। 3. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये ड्रग्स मायोकार्डियम में कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती हैं और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, सिकड़ने की क्षमता को कम करती है जिससे कार्डियक आउटपुट और बीपी कम होता है। 4. वैसोडायलेटर्स। ये एजेंट्स वैसोडायलेटेशन के जरिए बीपी रिड्यूस करते हैं। 5. डायूरेटिक्स। ये डायूरेटिक्स करवाते हैं और ECF वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम को कम करते हैं जिससे बीपी घट जाता है। 6. ACE इनहिबिटर्स। ये एंजियोटेंसिन के बनने को ब्लॉक करके ब्लड प्रेशर कम करते हैं। 7. वैसोमोटर सेंटर के डिप्रेसर्स। ये ड्रग्स वैसोमोटर सेंटर पर एक्ट करती हैं और वैसोमोटर टोन को कम करती है जिससे वैसोकंस्ट्रिक्शन रुक जाती है। 8. एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये ड्रग्स एंजियोटेंसिन 2 के इफेक्ट, वैसोकंस्ट्रिक्शन और एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन को ब्लॉक करके बीपी डिक्रीज करती है। हाइपोटेंशन। डेफिनेशन। हाइपोटेंशन का मतलब है लो ब्लड प्रेशर। जब सिस्टोलिक प्रेशर 90 मिलीमीटर Hg से कम होता है तो इसे हाइपोटेंशन माना जाता है। टाइप्स। 1. प्राइमरी हाइपोटेंशन। 2. सेकेंडरी हाइपोटेंशन। 1. प्राइमरी हाइपोटेंशन। प्राइमरी हाइपोटेंशन वो लो ब्लड प्रेशर है जो किसी अंडरलाइंग डिजीज, छुपी हुई बीमारी के बिना डेवलप होता है और इसका कारण अनजाना या अननोन कॉज होता है। इसे एसेंशियल हाइपोटेंशन भी कहते हैं। इस कंडीशन के कॉमन सिम्टम्स फ्रीक्वेंट फटीग या थकावट और वीकनेस है। हालांकि प्राइमरी हाइपोटेंशन वाले लोग हार्ट या रीनल डिसऑर्डर्स के प्रति जल्दी ससेप्टेबल या शिकार नहीं होते। 2. सेकेंडरी हाइपोटेंशन। सेकेंडरी हाइपोटेंशन वो हाइपोटेंशन है जो किसी अंडरलाइंग डिजीज की वजह से होता है। हाइपोटेंशन पैदा करने वाली डिजीजेस हैं। 1. मायोकार्डियल इंफेक्शन या हार्ट अटैक। B. हाइपोएक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। C. हाइपोएक्टिविटी ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स। D. ट्यूबरक्यूलोसिस। E. नर्वस डिसऑर्डर्स। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब है कुछ देर खड़े रहने पर ब्लड प्रेशर का सडन गिर जाना। ये ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से होता है। ये उन लोगों में डेवलप होता है जो माइस्थीनिया ग्राविस या नर्वस डिसऑर्डर्स जैसे टेविस टॉर्सालिस, सिरिंजोमाइलिया और डायबिटिक न्यूरोपैथी से अफेक्टेड होते हैं। इस कंडीशन का कॉमन सिम्टम ऑर्थोस्टैटिक सिंकोपी या खड़े होने पर बेहोशी है। Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out the house. She wanna play house, what you talking about? I wanna stay out, and I'm just talking out loud. Cigarette the wrong way round. Wake up and I'm upside down.